यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र और घटनाएं मेरी अपनी कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या अन्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। मैं हूँ आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय और अब शुरू होती है एक नई रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी। जब एक योद्धा मौत के दरवाजे पर खड़ा हो और सामने पूरी सृष्टि को निगल जाने वाला अंधकार हो, तब जन्म लेती है वह शक्ति जो इतिहास बदल देती है। कहानी में अब तक आप लोगों ने देखा था कि विद्युतांश सूर्यवंशी ने अपनी छाया की मदद से प्रलय राज पर सर्वशक्ति देवांतर मंत्र का इस्तेमाल करके उसे आयाम में कैद कर लिया था। लेकिन प्रलय राज वहां एक अर्ध योद्धा था, इसलिए वह विद्युतांश की कैद को तोड़ने लगा। तभी विद्युतांश की हालत बेहद खराब हो जाती है, जबकि वह कुछ ही क्षणों में मरने वाला हो। इसी वजह से वह तुरंत अपने पास रखे शक्तियों के स्टोन को तोड़ देता है। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ आपका छोटा भाई कहानी को शुरू करता है। अब इस समय कालकूट नरक के आयाम के अंदर बहुत ज़्यादा धुंधलाहट फैली हुई थी। उस धुंधलाहट के अंदर जाने पर देखा जाता है कि अनंत सूर्यों और अनंत ब्रह्मांडों के बीच एक योद्धा वहां ज़मीन पर लेटा हुआ है, जिसके मुंह के अंदर से लगातार खून निकल रहा था और उसकी हालत बेहद गंभीर प्रतीत हो रही थी। वहीं उसके सामने एक काला साया खड़ा था, जो रस्सियों से नहीं, सांकलों से भी नहीं, बल्कि शक्तियों से बनी ऐसी जंजीरों में कैद था, जिनमें से वह अब तक 5 जंजीरों को तोड़ चुका था और अब 6ठी जंजीर पर प्रहार कर रहा था। तभी विद्युतांश सूर्यवंशी उस साये की तरफ देखता है और भारी आवाज में कहता है, नहीं, अगर ये आज़ाद हुआ तो फिर ये दुनिया तबाह हो जाएगी। इतना कहने के बाद विद्युतांश एक गहरी और लंबी सांस लेता है और फिर धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुका लेता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही विद्युतांश की आंखें बंद होती हैं, वहाँ पूरा आयाम शांत हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ लोहे से लोहे के टकराने जैसी आवाज़ें गूंज रही थी। यह आवाज़ प्रलय राज द्वारा उन जंजीरों पर किए जा रहे प्रहारों की थी, जिनमें से वह अब तक 5 जंजीरों को तोड़ चुका था। इस समय प्रलय राज की कुत्सित नजरें जमीन पर पड़े उस योद्धा पर थीं, जिसकी हालत अब मरने की कगार तक पहुंच चुकी थी। विद्युतांश सूर्यवंशी की आंखें बंद थीं, लेकिन वह बंद आंखों के साथ भी सामने खड़े उस अंधकार को महसूस कर रहा था। और तभी जैसे उसने अपनी आंखें बंद की, उसे अपनी माँ, अपने बाबा, अपना परिवार, अपनी पत्नी और अपने सभी प्रियजन दिखाई देने लगे। इस समय विद्युतांश एक विशाल महल के अंदर बैठा हुआ था। वह सूर्यवंशी महल की एक कक्ष में बेड पर बैठा था और उसके सामने 2 बच्चे खेल रहे थे। ये विद्युतांश के अपने बेटे थे। इस समय उसकी नज़रें उन दोनों लड़कों पर थीं, जो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक लड़का दूसरे लड़के के हाथ से एक चीज़ छीनकर भागने लगता है और दूसरा लड़का ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनते ही वहाँ 2-3 औरतें भागते हुए आती हैं। उनमें निर्जा, रोज़का, माधवी, कृष्णा, देविका और प्रिया भी थी। तभी रोज़का उस लड़के पर गुस्सा करती है और कहती है, श्रेयांश, तुम अपने बड़े भाई की चीज़ लेकर भाग रहे हो, ये गलत बात है। चलो वीर को उसका सामान लौटाओ। इतना कहने के बाद रोज़का श्रेयांश के हाथ से वह झुंझुने जैसी चीज़ लेकर वीर को लौटा देती है। फिर वीर के माथे को चूमते हुए कहती है, बेटा वीर, चलो जाओ जाकर आराम करो। इतना कहने के बाद रोज़का वहाँ उन दोनों के पास खड़ी होती है कि तभी पूरा सूर्यवंशी साम्राज्य का विशाल महल अचानक जगमगाने लगता है और अगले ही पल एक विशाल उल्का पिंड आकर वहाँ टकराता है। जैसे ही वह उल्का पिंड सूर्यवंशी साम्राज्य के महल से टकराता है, वहाँ रोज़का, नैना, विद्युतांश की सभी पत्नियाँ और उनके दोनों बच्चे खून में लथपथ होकर मलबे के नीचे दब जाते हैं। तभी विद्युतांश वह दृश्य देखकर जोर से चिल्लाता है, रोज़का। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही
वर्तमान में शून्य आयाम के अंदर पड़े विद्युतांश की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसकी नज़रें सीधा सामने जाती हैं, जहां प्रलय राज अब तक 8 जंजीरों को तोड़ चुका था और बाकी 2 जंजीरों पर लगातार हमला कर रहा था। लेकिन जैसे ही विद्युतांश ये नज़ारा देखता है, उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक जिद दिखाई देने लगती है। उसकी आंखों में फिर से वही तूफान, वही इरादा और वही चालाकी लौट आती है जो कभी शक्तियाँ प्राप्त करते समय उसकी आंखों में चमका करती थी। तभी विद्युतांश कुत्सित मुस्कान के साथ अपने सामने खड़े प्रलय राज की तरफ देखता है और खुद से बड़बड़ाता है, विद्युतांश, आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। इतना कहते ही विद्युतांश के शरीर के अंदर से भयंकर शक्तियां बाहर निकल लगती हैं। देखते ही देखते पूरा आयाम कांप उठता है। तभी प्रलय राज, जो अपनी जंजीरों पर हमला कर रहा था, अचानक झटके से अपनी नज़रें सामने करता है, जहां एक लड़का धीरे धीरे ज़मीन से उठ रहा था। अगले ही पल विद्युतांश झटके से खड़ा हो जाता है और अपनी नज़रें सीधा प्रलय राज की तरफ कर देता है। वह अपनी कुत्सित नज़रों से उसे घूरते हुए कहता है, विद्युतांश, आज नहीं तो कभी नहीं। इतना कहने के साथ ही वह अपने हाथ की सील को पूरा करता है और तभी वह अपने मुंह से खून थूक देता है। जैसे ही विद्युतांश का मूल खून उस सील के अंदर जाता है, वहाँ टूटी हुई जंजीरें दोबारा जुड़ने लगती हैं और देखते ही देखते वे फिर से प्रलय राज को कैद कर लेती हैं। तभी विद्युतांश अपने हाथों की सील बदलता है और अपने महाअस्त्र त्रिकालंक को ऊपर की तरफ फेंक देता है। जैसे ही त्रिकालंक आसमान की तरफ जाता है, वे 10 जंजीरें जिन्होंने दोबारा प्रलय राज को कैद कर लिया था, तेजी से उसके शरीर से शक्तियां खींचने लगती हैं। तभी विद्युतांश अपने हाथों से सील बनाता है और उसके चेहरे पर दर्द और भी बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह इस दर्द से ज़्यादा मौत को अपना चाहता हो। तभी विद्युतांश अपने दांत पीसता है और चीखते हुए कहता है, उसकी चिल्लाहट के साथ वे 10 जंजीरें लगातार प्रलय राज की शक्तियाँ खींचने लगती हैं और वे सारी शक्तियाँ खिंचती हुई विद्युतांश के महाअस्त्र त्रिकालंक में समाने लगती हैं, जो इस समय हवा में जगमगा रहा था। इस समय त्रिकालंक किसी हीरे की तरह बेहद भयंकर तरीके से चमकने लगा था। उसके अंदर शक्तियाँ समाती चली जा रही थी और दूसरी तरफ प्रलय राज का चेहरा कमजोरी के कारण धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। तभी विद्युतांश अपने हाथों की सील को पूरा करता है और प्रलय राज की तरफ देखते हुए कहता है, प्रलय राज, बुराई का दीपक कितना भी विशाल क्यों ना हो, उसे अच्छाई की एक मामूली लौ के सामने झुकना ही पड़ता है। क्या हुआ अगर मैं तुझे यहाँ जान से न मार सकूं? लेकिन मैं खुद तो मरूंगा ही, पर तुझे अपने साथ इतना घायल कर दूंगा कि जब तक तू ठीक होगा तब तक एक और विद्युतांश सूर्यवंशी तेरे सामने खड़ा होगा और तेरी ये नाकाम कोशिश हमेशा नाकाम ही रहेगी। तू कभी भी प्लूटो को तबाह नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लूटो अपने रक्षक को कभी नहीं भूलती। इतना कहने के बाद वह अपने हाथ की सील पूरी करता है और जोर से चिल्लाता है, सर्वशक्ति देवांतक मंत्रास। उसके इतना कहते ही त्रिकालंक हीरे की तरह चमकने लगता है और थू की आवाज़ के साथ सीधा प्रलय राज के सीने से टकरा जाता है। जैसे ही त्रिकालंक उसके सीने से टकराता है, वहाँ एक ऐसा परमाणु विस्फोट होता है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि त्रिकालंक सीधे प्रलय राज के सीने को चीरता हुआ आर पार निकल जाता है और उसके सीने से भयानक मात्रा में खून बहने लगता है। इस समय प्रलय राज की विशाल काली आंखों में खून उतर आया था। वह अचेत अवस्था में अपने सामने खड़े योद्धा यानी विद्युतांश की तरफ देख रहा था। तभी वह फुफकारती मुस्कान के साथ कहता है, लड़के, माना कि तू बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तुझे लगता है कि तू अपने। इतना कहते ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है और अगले ही पल वह ज़मीन पर गिर पड़ता है। वहीं विद्युतांश भी प्रलय राज को घायल करने के बाद
धड़ाम की आवाज़ के साथ पीछे जाकर गिर जाता है। देखते ही देखते पूरा शून्य आयाम बदल जाता है और अब दोनों कालकूट नरक के अंदर पड़े हुए थे। एक तरफ विद्युतांश सूर्यवंशी ज़मीन पर पड़ा था और दूसरी तरफ काला साया प्रलयराज त्रिकालन के प्रहार से घायल होकर ज़मीन पर लेटा हुआ था। इस समय दोनों की आंखें बंद थीं। उन दोनों के बीच ऐसी शांति पसरी हुई थी मानो पूरी दुनिया को तबाह करने के बाद कोई तूफान थम गया हो। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल थू की आवाज़ के साथ दो आंखें खुलती हैं। वहाँ पर जो भयानक और काली दिखती हुई आंखें थीं वो बाहर खुल जाती हैं। उन आंखों में मानो ऐसा भयानक क्रोध दिखाई दे रहा था जैसे कि वह पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए बेकरार हो। तभी प्रलयराज वहाँ अपनी घूरती हुई नज़रों को अपने सामने ज़मीन पर पड़े हुए लड़के यानी विद्युतांश की तरफ करता है और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। उसी मुस्कान के साथ वह विद्युतांश से कहता है, लड़के माना तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इतना नहीं कि एक अर्ध अध्यात्म योद्धा को जान से मार सके। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। उसी मुस्कान के साथ पूरा का पूरा कालकूट नरक उसकी दैवी शक्तियों से घूमने लगता है और चारों तरफ अथाह प्रकाश की किरणें वहाँ खत्म होने लगती हैं। तभी वहाँ प्रलयराज अपनी खूंखार नज़रों को विद्युतांश की तरफ करता है और अपने हाथों में लगे हुए त्रिकालान को बगल में फेंक देता है, जैसे कि वो त्रिकालान को कुछ समझता ही ना हो। फिर वह अपने धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए विद्युतांश की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह विद्युतांश की तरफ बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे आसपास का आलम वहाँ चटकने लगता है, जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया तबाह होने वाली हो। चारों तरफ मानो एक ऐसी विनाशकारी शक्ति फैलने लगती है जो कि दुनिया को तबाह करने के लिए बेकरार हो रही थी। इस समय प्रलयराज के कदम धीरे धीरे विद्युतांश की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। उसकी आंखों में खूंखार दरिंदे जैसा भाव दिख रहा था, जैसे कि वह विद्युतांश को मारकर उसका खून पी जाना चाहता हो। उसी मंशा को रखते हुए प्रलयराज विद्युतांश की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। जिस जगह पर प्रलयराज अपने कदमों को रख रहा था वहाँ ज़मीन भारी होने लगती है और वहाँ पर गड्ढे दिखने लगते हैं। प्रलयराज वहाँ देखते ही देखते कुछ ही समय में विद्युतांश के पास पहुँच जाता है। विद्युतांश के पास पहुँचने के बाद वह तुरंत अपने हाथों में शक्तियाँ एकत्र करता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने कि अंधेरे का दीपक चाहे कितना भी बढ़ जाए वो उजाले में सच्चाई की रोशनी के सामने टिक ही नहीं पाता। तो लड़के, ये अंधेरे का वह दीपक है जिसे प्रलयराज ने जलाया है। इसे बुझाने के लिए ना तो तुझ में ताकत है और ना तेरी उस सच्चाई में कि प्रलयराज के बनाए हुए इस दीपक को बुझाने की हिम्मत कर सके। इतना कहने के बाद प्रलयराज वहाँ अपने हाथों में शक्तियाँ एकत्र करता है और सीधा विद्युतांश की तरफ प्रहार कर देता है। इस समय शक्तियों से बना हुआ वह गोला जमीन पर पड़े खून से लथपथ उस लड़के की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तभी विद्युतांश वहाँ उस गोले की तरफ देखता है और खुद की आंखों को मींचते हुए कहता है, शायद मेरा यही अंतिम समय था। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके साथ वह गहरी सांस लेता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, रोज़ काश तो मुझे माफ़ कर देना, मैं एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता होने का कर्तव्य नहीं निभा पाया। इसी के साथ वह अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेता है। जैसे ही वह अपनी दोनों आँखों को बंद करता है वहाँ पर वह शक्ति से बना हुआ गोला सीधा विद्युतांश की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वह विद्युतांश को तबाह कर सके। विद्युतांश की तरफ बढ़ते हुए इस गोले को देखने के बाद प्रलयराज के चेहरे पर एक मुस्कान झलकने लगती है। उसकी तरफ देखते हुए वह कहता है, आखिरकार मैंने अच्छाई को तबाह कर दिया। अब दुनिया में मेरा साम्राज्य होगा, फिर मैं देखूंगा मुझे रोकने की ताकत किसके पास है। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी न प्रलयराज को और ना ही विद्युतांश को उम्मीद थी। उसकी यह मुस्कान कुछ समय तक उसके चेहरे पर रहती है,
लेकिन कुछ समय बाद उसका शक्तियों से बना हुआ गोला विद्युतांश के बेहद करीब पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह गोला विद्युतांश से टकराने वाला होता है, तभी वहां पर शक्तियों का एक दूसरा गोला आता है और सीधा उसके गोले से आकर टकरा जाता है। जैसे ही शक्तियों से बना हुआ वो गोला दूसरे गोले से टकराता है, वहां पर एक जोरदार और भीषण धमाका होता है। ये धमाका इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि पूरा का पूरा कालकूट नरक कांप उठता है और कालकूट नरक के ऊपर भी दरारें पड़ने लगती हैं, जैसे कि वो पूरे के पूरे कालकूट नरक को तबाह कर देंगी। जैसे ही इस दृश्य को प्रलयराज देखता है, वो हड़बड़ा जाता है और अपनी नज़रों को सामने की तरफ करता है, जहाँ पर एक आयामी दरार होती है। वहाँ से एक व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ आगे आने लगता है। इस समय वहाँ से लगभग 40 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति चलता हुआ आगे आ रहा था, जिसका चेहरा किसी चांद की तरह बेहद बेदाग और सफ़ेद दिखाई दे रहा था। उसके लहराते हुए बैगनी रंग के बाल बहुत ज़्यादा आकर्षक दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे कि उनमें समुद्र भी डूब जाए। उसके होंठ किसी फूल की पंखुड़ियों से कम नहीं थे और उसके कानों में पड़े हुए पेंडल किसी हीरे की तरह जगमगा रहे थे। उसने अपने शरीर पर नीले रंग का एक शानदार सफारी सूट पहना हुआ था, जिसमें वह व्यक्ति बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दे रहा था। तभी उस आयाम से वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी नज़रें प्रलयराज पर जाकर रुक जाती हैं। जैसे ही प्रलयराज उस व्यक्ति को देखता है, मानो उसकी सांसें तक अटक जाती हैं। वह उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उसे पहचानते हुए हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाते हुए वह कहता है, गुरुदेव, आप यहाँ? वह व्यक्ति जो आयाम से निकलकर बाहर आया था, कोई और नहीं बल्कि प्रलयराज का गुरु, महान अद्वितीय योद्धा अनंत देव था। तभी अनंत देव प्रलयराज की तरफ देखते हैं और फिर अपनी नज़रों को विद्युतांश की तरफ करते हैं। इस समय विद्युतांश की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, मानो वो मौत के कगार पर पहुंच चुका हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस समय काल के द्वार के बाहर खड़ा हुआ हो। तभी अनंत देव की नज़रें विद्युतांश की पीठ पर चमकते हुए 5 निशानों पर पड़ती हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि पंच परमेश्वर के निशान थे। तभी वह विद्युतांश की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हुए कहते हैं, तो आखिरकार इस दुनिया को इसका नया रक्षक मिल ही गया। इतना सोचते हुए उनकी सूखी नज़रें प्रलयराज पर जाकर रुक जाती हैं, जो कि इस समय उन्हें शौक और गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। इस समय प्रलयराज का पूरा गुरूर धरा का धरा रह गया था, जैसे कि उसे सांप सूंघ गया हो। तभी महान अनंत देव वहाँ प्रलयराज की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मुझे लगा ही था। इतना कहने के बाद अनंत देव वहाँ प्रलयराज की तरफ देखते हैं। जैसे ही प्रलयराज उनकी इस बात को सुनता है, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान जाती है। इसी के साथ उसकी नज़रें सीधी महान अनंत देव की तरफ पड़ती हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तो आप इस लड़के के लिए मुझसे युद्ध करना चाहेंगे? इतना कहने के बाद वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जैसे जैसे वह हंस रहा था, आसपास का आयाम चटकने लगता है और वहाँ पर शक्तियों की ऐसी लहरें बाहर निकलने लगती हैं, जैसे कि पूरा का पूरा समुद्र वहीं उमड़ आया हो। इस समय वहाँ महाकाल के क्रोध जैसा आवरण फैल चुका था। महान अनंत देव जैसे ही प्रलयराज की इन शक्तियों को देखते हैं, वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुझे क्या लगा कि तू अपनी इन अद्वितीय शक्तियों से मुझे, यानी कि एक अद्वितीय योद्धा को रोक सकता है? इतनी तो तेरी औकात नहीं है। इतना कहने के बाद महान अनंत देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वह तुरंत अपने शरीर से भयावह शक्तियों को बाहर निकालने लगते हैं। महान अनंत देव के शरीर से निकलती हुई शक्तियाँ वहाँ पल भर में प्रलयराज की शक्तियों को टक्कर देने लगती हैं और उन्हें पीछे धकेलने लगती हैं। लेकिन तभी प्रलयराज कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर महान अनंत देव के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है और वह गंभीर नज़रों से प्रलयराज की तरफ देखने लगते हैं। भाई कोई भी बंदा 1 तारीख से 59 से ज़्यादा की मेंबरशिप को ना बढ़ाए, क्योंकि 1 तारीख से एक ही एपिसोड आया करेगा, वो भी इसी वॉइस में जिसमें आप सुन रहे हैं। इसीलिए जिन बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि प्रलयराज वहाँ मूर्ख तो बिल्कुल नहीं था।
वह देखते ही समझ चुका था कि महान अनंत देव वहाँ शैतान लोक के आयाम के अंदर से बाहर नहीं आ सकते। इसका मतलब साफ था कि इस समय उसके सामने खड़ा हुआ योद्धा वास्तव में अनंत देव का पूर्ण स्वरूप नहीं था। तभी वह अनंत देव की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, गुरुदेव, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप शैतान लोक के आयाम के अंदर से बाहर नहीं आ सकते। आप वहाँ एक तरीके से कैद हो चुके हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं तो इस बात से साफ है कि आपके किसी चाहने वाले ने आपकी शक्तियों का स्थान तोड़ दिया है, जिससे आप यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे ही अनंत देव प्रलयराज की इस बात को सुनते हैं, उनकी गंभीर नज़रें सीधा प्रलयराज पर जाकर रुक जाती हैं। तभी प्रलयराज उनकी तरफ देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, मैंने सत्य कहा ना। इतना कहने के बाद वो अपनी नज़रों को तुरंत नीचे करता है। वहाँ पर जंजीरों में बंधा हुआ एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि जयदेव था। तभी वो अपनी नज़रों को जयदेव की तरफ करते हुए कहता है, वहाँ आपका गद्दार इसी ने शायद उस लड़के को बचाने के लिए आपको यहाँ बुलाया होगा। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान आ जाती है और वह उसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए महान अनंत देव से कहता है, तो गुरुदेव, आप यहाँ पर अपनी आदि शक्तियों से भी कम शक्तियों के साथ आए हैं। यहाँ पर आप एक अद्वितीय योद्धा तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आप भी एक अद्वितीय की परछाई से ही यहाँ पर हैं। तो क्या आप मुझे रोक सकते हैं? उसकी इस बात को सुनने के बाद महान अनंत देव के शरीर के ऊपर पसीना दिखने लगता है और वो उसी पसीने के साथ अपने सामने खड़े हुए योद्धा यानी प्रलयराज की तरफ देखने लगते हैं। महान अद्वितीय योद्धा अनंत देव वहाँ कोई साधारण या मामूली योद्धा तो नहीं थे। अभी वो कुछ देर सोचते हैं और अपनी नज़रों को प्रलयराज पर करने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वह कहते हैं, तुझे क्या लगा कि मैं यहाँ अपनी आदि शक्तियों से आया हूँ, तो तू क्या अपनी पूरी शक्तियों के साथ है? इतने सालों में तेरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा दब चुकी हैं। इतना कहने के साथ ही वह अपने हाथों को आगे लाते हैं, जहाँ पर उनके हाथों में वही महास्त्र त्रिकालांग जगमगाने लगता है जिसे प्रलयराज ने अपने सीने से निकालकर फेंक दिया था। तभी वो त्रिकालांग को पकड़ते हैं और जैसे ही वो उसे पकड़ते हैं, उनके शरीर के अंदर से शक्तियों का ज्वार बाहर फूट पड़ता है और त्रिकालांग ज़ोर ज़ोर से चमकने लगता है। फिर इसी के साथ वो प्रलयराज की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तू भी तो त्रिकालांग की शक्तियों से घायल हुआ है। इसका मतलब साफ है कि तू भी अब इतना ताकतवर नहीं रहा जितना तू पहले था। इतना कहने के बाद वो जैसे ही अपने हाथों की मुट्ठी को भींचते हैं, त्रिकालांग ज़ोर ज़ोर से जगमगाने लगता है और प्रलयराज का वह घाव जो कि विद्वान सूर्यवंशी ने उसे त्रिकालांग से दिया था, वो भी ज़ोर ज़ोर से जगमगाने लगता है। उस घाव के अंदर से प्रलयराज को भयंकर दर्द होने लगता है। तभी प्रलयराज वहाँ महान अनंत देव की तरफ देखता है और तुरंत अपने घुटनों के बल आ जाता है। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वो उसी लार को अपने हाथों से पोंछता है और महान अनंत देव की तरफ देखते हुए एक हुंकार भरी आवाज़ में कहता है, तो वाकई आप अनंत देव तो अनंत देव ही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप। इतना कहने के बाद वो दर्द से कराने लगता है क्योंकि अनंत देव वहाँ अपनी हाथों की मुट्ठी को भींचे चले जा रहे थे। इस समय अनंत देव के सामने प्रलयराज अपने घुटनों के बल बैठा था और अनंत देव के हाथों में महास्त्र त्रिकालांग लगा हुआ था। तभी अनंत देव वहाँ प्रलयराज की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों ना आज तेरा अंत ही कर दिया जाए, जिससे आज पूरी की पूरी दुनिया एक खतरे से आज़ाद हो जाएगी। प्रलयराज जैसे ही महान अंत देव की इस बात को सुनता है, उसके चेहरे पर एक हुंकार भरा भाव दिखाई देने लगता है। तो आखिरकार क्या होगा कहानी के अगले इस भाग में? क्या अनंत देव जान से मार देंगे प्रलयराज को और बचा लेंगे दुनिया को, या फिर प्रलयराज के सामने खुलने वाला है कोई ऐसा राज जो कि पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ले जाने वाला है, या फिर विद्युतांश का कोई चाहने वाला है आने वाला है उसे बचाने के लिए? तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। मैं आपका छोटा भाई दिव्यांशु उपाध्याय, मेरे चैनल द दिव्यांशु स्टोरी वर्ल्ड पर।
तो राम राम सभी भाइयों का। भाई जिन बंधुओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेंबरशिप 59 रुपये की लें 1 तारीख से, क्योंकि 1 तारीख से एक ही एपिसोड आएगा। मैं सीज़न 2 के भी एपिसोड साथ ही साथ डाला करूँगा। तो बस इतना ही कहना था। तो राम राम सभी भाइयों को, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।